हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। नाउ करंट के बारे में हमने पढ़ा किसमें, थर्ड चैप्टर में। व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन इज नोन एज करंट। अब जब करंट के बारे में पढ़ेंगे तो करंट दो तरह के पढ़ेंगे हम। फर्स्ट इज डायरेक्ट करंट, जिसको बोलते हैं हम क्या, डीसी। सेकेंड इज अल्टरनेटिंग करंट, जिसको लिखेंगे हम किससे, एसी से। अब डायरेक्ट करंट क्या है? जो हम पढ़ते थे ना, बैटरी से करंट फ्लो होता है, दैट करंट इज नोन एज डायरेक्ट करंट, whose direction does not change with time, कि जिस करंट की डायरेक्शन टाइम के साथ चेंज ना हो, दैट इज नोन एज डायरेक्ट करंट। जैसे दिस इज करंट, दिस इज टाइम, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट करंट। और ये करंट क्या है? ये कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द कंप्लीट टाइम, तो इसको बोलते हैं क्या, इट इज डीसी, डायरेक्ट करंट, एंड कांस्टेंट। करंट की वैल्यू क्या है, फिक्स है। देन करंट एंड टाइम। अब देखो, इसमें भी करंट की वैल्यू तो चेंज हो रही है, मीन्स यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, देन कम हो रही है, देन अगेन इंक्रीज कर रही है, देन डिक्रीज कर रही है, बट करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। देन इट इज़ ऑल्सो अ डीसी, बट इट इज़ अ टाइम वेरिंग डीसी, मतलब टाइम के साथ वैल्यू क्या हो रही है, इसकी चेंज हो रही है। अब नेक्स्ट आता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारा चैप्टर है। अगर डायरेक्ट करंट की बात करें तो ये हमें कहाँ से मिलता है? सेल और बैटरी में से जो भी करंट मिलता है, दैट इज अ टाइप ऑफ डायरेक्ट करंट। अब बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। नाउ लास्ट चैप्टर में ईएमआई में लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था क्या, एसी जनरेटर। तो एसी जनरेटर से हमने देखा था जो करंट मिलता है दैट इज अ अल्टरनेटिंग करंट, कि उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होती है, मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है और डायरेक्शन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का क्या होती है, चेंज होती है। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या है? इट इज अ करंट हुज डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, कि जिसकी डायरेक्शन एक पीरियोडिकली मतलब आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कि जिस करंट की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज होगी, तो उसको बोलते हैं हम क्या, डायरेक्ट करंट। जैसे लास्ट चैप्टर में जो हमने करंट का ग्राफ बनाया था टाइम के साथ, वो कैसा ग्राफ था, वो कुछ ऐसा ग्राफ था। ठीक है, यहाँ टाइम कितना था, यहाँ टाइम था t/2 और यहाँ टाइम कितना था, t/4। तो हर t/2 के बाद इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इस करंट में मैग्नीट्यूड जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है और डायरेक्शन जो है वो पीरियोडिकली चेंज हो रही है। और ये कौन सी वेव थी, साइन वेव। इसकी इक्वेशन क्या थी, I इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी। ठीक है, नेक्स्ट अल्टरनेटिंग करंट को मैं कुछ ऐसे भी दिखा सकता हूँ, कैसे, इट इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये होती है स्क्वायर वेव। अब इसमें भी क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना पर्टिकुलर इंटरवल के बाद। यहाँ करंट यहाँ तक पॉजिटिव था, इसके बाद क्या हो गया, नेगेटिव, देन अगेन क्या हो गया, पॉजिटिव। मतलब जिसमें भी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, दैट करंट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। तो ये भी कौन सा है, अल्टरनेटिंग करंट। एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो डायरेक्शन चेंज होगी, दैट इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। अब हम अपने 7th चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट में जो करंट की इक्वेशन पढ़ेंगे, दैट विल बी आइदर I इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी और I विल बी इक्वल टू आई नोड कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पर I क्या है,
आई इज द करंट एट टाइम टी, कि टी टाइम पे करंट कितना है आई। आई नोड इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो करंट अटेन कर सकता है, और एन कैन से एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। याद आया जनरेटर में जिस फ्रीक्वेंसी से किसको रोटेट करवाते हैं, आर्मेचर कोयल को, इसी फ्रीक्वेंसी में करंट की वो है, ये करंट वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा फॉर्मूला होता है 2 पाई टी, वेयर टी इज द टाइम पीरियड, एंड ऑल्सो 2 पाई न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी फॉर द करंट। तो अगर मैं आई और टी के लिए ड्रॉ करूं तो साइन वेव कैसे बनते हैं मेरी? ऐसे। तो जो ये वैल्यू है मेरी, दैट इज नोन एज आई नोड, पीक वैल्यू ऑफ करंट, दिस इज नोन एज आई नोड। और यहाँ पे इसका ये टाइम पीरियड है टी, कि इतनी देर में इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड, ठीक है। अब अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो इसका सोर्स होगा वो भी क्या होगा? अल्टरनेटिंग होगा। तो जो वोल्टेज होगी इसकी इक्वेशन कैसे लिखी थी हमने, याद है जनरेटर में? E इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी, ठीक है। जनरेटर पढ़ी थी इक्वेशन हमने, जिन्होंने जनरेटर नहीं देखा पहले वो लेक्चर देखना, देन इस लेक्चर के ऊपर आना। अब जो इंडिया में हमारे यहाँ वोल्टेज सप्लाई होती है दैट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसकी वो जो वोल्टेज होती है दैट इज 220 वोल्ट, एंड जो फ्रीक्वेंसी आती है दैट इज 50 हर्ट्ज। अब क्वेश्चन आता है क्या कि अगर मैं ईएमएफ का ग्राफ बनाऊं टाइम के साथ, ईएमएफ का ग्राफ टाइम के साथ, तो ये साइन ओमेगा टी कर्व वैसे बनेगी, एंड दिस इज ई नोड। तो क्वेश्चन आता है जो हम बोलते हैं 220 वोल्ट, ये कौन सी वैल्यू है? ये पीक वैल्यू है या कौन सी वैल्यू है? तो आज के लेक्चर का तुम बता पाओगे कि ये 220 वोल्ट है क्या चीज़, ठीक है। तो इस इक्वेशन के बारे में हम पूरे चैप्टर डिस्कस करेंगे जब हम अल्टरनेटिव करंट बोलेंगे। या इधर इट विल बी आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, और इट विल बी आई इज इक्वल टू आई नोट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो नोट कर लो इसको। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब इसको डिफाइन करने से पहले, नाउ सपोज मैं एक एसी करंट को एक्सप्रेस करते हैं हम कैसे, I इज इक्वल टू आई नोड साइन ओमेगा टी, ठीक है। दिस इज I एंड दिस इज टाइम t, और इसका ग्राफ कैसे बनेगा हमने पता है, ऐसे ग्राफ बनेगा, और दिस वैल्यू इज आई नोड। अब इसमें करंट की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। अब हमने पढ़ा था करंट क्या होता है, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आई का फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, वे डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन टाइम डेल्टा टी, कि जब आई करंट पास करेगा तो डेल्टा क्यू चार्ज कितने टाइम फ्लो करेगा? डेल्टा टी टाइम में। तो हम बोलेंगे करंट कितना है हमारा? आई। अब देखो इसमें करंट की वैल्यू हर इंस्टेंट पे क्या है? अलग है। तो हर इंस्टेंट पे जो चार्ज फ्लो होगा वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो मैंने एक टाइम इंटरवल ले लिया, सपोज मैंने एक टाइम इंटरवल ले लिया 0 से t का, लेट्स से 0 से t का। तो जो मेरा अल्टरनेटिंग करंट है, जो मेरा अल्टरनेटिंग करंट है, उसने टोटल चार्ज जो फ्लो भेजा वो कितना भेजा? सपोज डेल्टा क्यू, ठीक है। कि टी टाइम में, टी टाइम कुछ भी हो सकता है, जितने टाइम के लिए हमने एवरेज वैल्यू निकालनी है, टी टाइम में मेरे अल्टरनेटिंग करंट ने टोटल चार्ज कितना भेजा? डेल्टा क्यू। इसी टाइम में मैंने एक करंट ले लिया, या अगर मुझे डिफाइन करना बचे आई एवरेज, जो तुमने वहाँ पढ़ा था, कहते हैं चैप्टर 3 में, तो क्या लिखते थे उसको? डेल्टा क्यू, जो हमने यहाँ लिखा था, अपॉन में डेल्टा टी। कि अगर मैं बोलूँ सपोज यहाँ टाइम भी मैं डेल्टा टी ले लूँ, कि डेल्टा टी टाइम में अल्टरनेटिंग करंट भेज रहा है डेल्टा क्यू चार्ज। अब डेल्टा टी टाइम मतलब कुछ टाइम इंटरवल में इस करंट ने
हर इंस्टेंट पे चार्ज सेम नहीं भेजा, हर इंस्टेंट पे चार्ज की वैल्यू क्या थी, डिफरेंट थी, बट टोटल इंटरवल अगर मैं डेल्टा टी का ले लूँ तो अल्टरनेटिंग करंट ने कितना चार्ज सेंड किया, दैट इज डेल्टा क्यू। तो आई एवरेज क्या होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। मतलब अगर मैं डेल्टा टी के टाइम के लिए, डेल्टा टी टाइम के लिए इस आई एवरेज करंट को फ्लो करवाऊं तो भी कितना चार्ज फ्लो होगा, डेल्टा क्यू। तो अगर मैं यहाँ से डिफाइन करने की कोशिश करूँ एवरेज करंट को, तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज दैट वैल्यू ऑफ करंट विच विल सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज सेंड बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन द गिवन टाइम। अगर ज़्यादा प्रिसाइजली देखो तो याद है तुमने पढ़ा था एक एवरेज स्पीड का कंसेप्ट, कि सपोज करो एक डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और तुम्हें इसको कंप्लीट करने में टाइम लगा 2 घंटे का, तो मैं बोलूँ निकालो भी एवरेज स्पीड कितनी है, तो क्या बोलोगे, 100/2 दैट विल कम आउट टू बी 50 किलोमीटर पर आवर। बट क्या हर टाइम पे स्पीड 50 थी, नहीं, हर टाइम स्पीड क्या कर सकती है, स्पीड 50 भी हो सकती है, वेरी भी कर सकती है। बट अगर मैं इस स्पीड से इतने टाइम के लिए चलूँ तो क्या डिस्टेंस सेम होगा। तो सिमिलरली यही है कि जो अल्टरनेटिंग करंट था वो वेरी कर रहा था टाइम के साथ, बट उसने कितना चार्ज भेजा, डेल्टा क्यू। अगर मैं आई एवरेज फ्लो कर रहा हूँ तो वो भी डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज भेजेगा, डेल्टा क्यू। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पढ़े, इट इज डिफाइंड एज स्टडी करंट, मतलब एक फिक्स वैल्यू होगी, इसकी चेंज नहीं होगी, जैसे यहाँ ना फिक्स वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर, इट इज डिफाइंड एज स्टडी करंट which will send same amount of charge in the circuit as sent by the AC in the given इंटरवल ऑफ टाइम। दोबारा देखो कि अल्टरनेटिंग करंट टोटल डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज भेज रहा है, डेल्टा क्यू। तो ये आई एवरेज भी डेल्टा टी में कितना भेज रहा है, डेल्टा क्यू। तो जितना करंट, अगर इन दोनों ने डेल्टा टी टाइम में क्या भेजा, सेम करंट भेजा, तो इसको बोलता हूँ मैं एवरेज वैल्यू। तो इट इज डिफाइंड एज अ स्टडी वैल्यू ऑफ करंट विच विल सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन द सर्किट एज सेंड बाय द AC इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अब मैं निकालता हूँ एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर 1 कंप्लीट साइकिल। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ AC निकाल के दो। अब करंट की क्वेश्चन क्या लिखी है हमने, I नॉट साइन ओमेगा टी। अब करंट की वैल्यू क्या हो रही है, हर टाइम पे चेंज हो रही है। तो पहले मैं निकालता हूँ कि एक कंप्लीट साइकिल में जो मेरा करंट है वो चार्ज कितना सेंड करेगा। तो मुझे पहले निकालना है चार्ज सेंड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन 1 कंप्लीट साइकिल कितना भेजता है। अब हमने चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। अब करंट की वैल्यू कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मैं आई को डेल्टा टी इंटरवल के लिए फिक्स नहीं रख सकता, तो मैं एक छोटा सा इंटरवल लूँगा, क्या, dt। तो चार्ज सेंड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम कितना, dt। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, dq विल बी इक्वल टू आई इंटू में dt। कि इस छोटे से इंटरवल के लिए dt क्या होता है, इट इज डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। इस छोटे से इंटरवल में मैंने करंट की वैल्यू क्या ले ली, आई ले ली। ठीक है, तो अब इसको रब कर दूं मैं। तो dq विल बी इक्वल टू, नाउ आई की वैल्यू क्या होती है, हमने ली आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू में dt। ठीक है, ये आगे dt के लिए। अब निकालते हैं कंप्लीट साइकिल के लिए। नाउ चार्ज या चार्ज फ्लो ड्यू टू AC बाय AC इन 1 कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन dq का,
और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, आई नोड साइन ओमेगा टी डी टी, लिमिट फ्रॉम 0 टू टी, वन कंप्लीट साइकिल मतलब लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके टी तक। तो Q विल बी इक्वल टू आई नोड कॉन्स्टेंट भार साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा 0 से टी। तो माइनस आई नोड बाय ओमेगा बाहर निकालो, अंदर क्या बचा, कॉस ओमेगा टी 0 से टी। ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा लिख सकता हूँ मैं 2 पाई बाय टी। तो Q इज इक्वल टू माइनस आई नोड बाय ओमेगा एंड कॉस 2 पाई बाय टी, अपर लिमिट पुट कर दो टी, लोअर लिमिट पुट कर दो 0, टी से टी कैंसिल, ठीक है। तो माइनस आई नोड बाय ओमेगा, कॉस 2 पाई इज 1, कॉस 0 इज 1, तो चार्ज सेंट इज 0। मतलब एक एसी पूरे कंप्लीट साइकिल में कितना चार्ज सेंड करता है, 0। इसका रीज़न क्या है देख लो, ये आ गया आई नोड, ये आ गया टी। तो t/2 में जितना करंट पॉजिटिव है, अगले t/2 में उतना करंट नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज का फ्लो कितना होगा, 0, क्योंकि आई एवरेज कितना हो जाएगा, 0। तो फॉर कंप्लीट साइकिल आई एवरेज कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, क्लियर, तो नोट कर लो इसको। अब कंप्लीट साइकिल के लिए तो पढ़ लिया 0। अब इसी को करते हैं हम क्या, फॉर हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल, मतलब कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t/2 तक, 0 से लेके t/2 तक। तो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ लिमिट में हम क्या कर देंगे, अब लिमिट में हम कर देंगे 0 से t/2 तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, इन हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है। तो लिमिट 0 से t/2, 0 से t/2। अब जब लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे 2 और आ जाएगा, तो क्या चेंज आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, दैट विल बी cos पाई एंड माइनस cos 0, दैट Q विल बी इक्वल टू माइनस आई नोड बाय ओमेगा, cos पाई इज -1 एंड cos 0 इज 1, तो दैट विल बी 2 आई नोड बाय ओमेगा। और अगर मैं ओमेगा पुट कर दूं, ओमेगा इज 2 पाई अपॉन में टी, तो टी मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, Q विल बी आई नोड टी अपॉन में पाई, ठीक है। तो इतना चार्ज भेजा एसी ने हाफ साइकिल में, ठीक है, 0 से लेकर t/2 तक। अब इसके बाद इसको रब कर रहा हूं मैं, now let IAV is the average value of current for time interval कितना, 0 से t/2। now चार्ज, ये चार्ज करंट सेंड नहीं कर रहा, लिखा है मैंने, बट ये चार्ज क्या हो रहा है, करंट की वजह से फ्लो, मतलब चार्ज फ्लो होने की वजह से इतना करंट आ रहा है। चार्ज सेंड बाय आई एवरेज इन टाइम इंटरवल 0 से t/2। तो अब जो चार्ज सेंड करेगा आई एवरेज, उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ क्या, उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू आई एवरेज इंटू में 2/2 और t/2। क्यों, क्योंकि अब करंट की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो मैं सिंपल फॉर्मूला लगाता हूँ आई इंटू टी। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये चार्ज और ये चार्ज क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि एवरेज वैल्यू होती हुई वैल्यू है, विच विल सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, दोनों इक्वेशन से क्या बोल सकता हूँ मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आई कैन से आई एवरेज इंटू में t/2 इज इक्वल टू आई नोड टी अपॉन में पाई। तो आई एवरेज की वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 2 आई नोड अपॉन में पाई। और जब इसको सोल्व करोगे, पाई की वैल्यू पुट करोगे, तो ये आएगा 0.637 आई नोड। तो ये आया एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कितने टाइम इंटरवल के लिए, 0 से लेके t/2 तक के लिए, मतलब फर्स्ट हाफ के लिए कितना आया, 0.637
आई नोड। अगर यही बात होती सेकेंड हाफ के लिए तो कितना आता, -0.637 आई नोड। ठीक है, क्योंकि ऊपर जितना जैसे साइकिल ऊपर पॉजिटिव है वैसे T/2 है, वैसे नीचे नेगेटिव है। और ये इक्वेशन सिर्फ तब लगानी है जब करंट की वैल्यू कैसे, करंट कैसे वेरी कर रहा हो, I = I नोट साइन ओमेगा टी से, और किसी कंडीशन में फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो नोट कर लो इसे। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, दैट इज RMS value of current. RMS means root mean square, या इसका एक और नाम है वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, या इसका एक और नाम है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। पेपर में से तीनों में से कोई आ जाए तो सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, क्लियर। अगेन मैं एक अल्टरनेटिंग करंट की क्वेश्चन लेता हूँ, I = I नोड साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अगेन ये करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है ऐसे, तो इस करंट की वैल्यू टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अगर मैं इसको किसी रजिस्टर से पास करवाऊँ तो डिफरेंट टाइम पे हीट प्रोड्यूस भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तुमने पढ़ा हुआ है ना थर्ड चैप्टर में, हीट प्रोड्यूस्ड इन रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, क्या फॉर्मूला पढ़ा है इसका, I²RT। अब हर इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो हर इंस्टेंट के लिए जो हीट प्रोड्यूस है वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हमने सपोज किया कि T टाइम के लिए हमने किसी रेजिस्टेंस में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करवाया, और जो हीट प्रोड्यूस हुई लेट इट से भी H। ठीक है, फिर हमने एक ऐसा करंट निकाला फिक्स वैल्यू I, इसको नोट करूँगा मैं IV से। ठीक है, RMS वैल्यू को, ये एक फिक्स वैल्यू है या स्टडी वैल्यू है, या बोल सकते हो डायरेक्ट करंट फ्लो करवाया, उसने भी T टाइम में हीट प्रोड्यूस की कितनी, H। तो इस करंट को मैं बोलता हूँ क्या, RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज RMS वैल्यू को द स्टडी वैल्यू ऑफ करंट which will produce same amount of heat when passed through a given conductor as produced by the alternating current when passed through the same conductor for same interval of time। कि एक कंडक्टर से T टाइम के लिए अल्टरनेटिव प्रोड्यूस कर दो, अल्टरनेटिव करंट पास कर दो, उसी T टाइम के लिए I भी पास कर दो। अगर हीट प्रोड्यूस सेम हुई तो इसी करंट को मैं क्या बोलूँगा, इसी करंट को बोलूँगा क्या मैं, RMS वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब ये तो डेफिनेशन आ गई, अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। ठीक है, मैं डेफिनेशन नोट कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ फिर। अब सपोज किया एक कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टेंस है R, उससे पहले हमने फ्लो करवाया अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ RMS वैल्यू ऑफ करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल के लिए।
अब मैंने क्या बताया था, हर इंस्टेंट पे हीट प्रोड्यूस क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। तो अगेन मैं लगाता हूँ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू AC फॉर टाइम dt, छोटा सा टाइम ले लिया, और उस टाइम में हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, I² R इंटू में dt, और I की वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू में R dt, तो इट विल बी इक्वल टू I0 का स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी R dt। ठीक है, अब मुझे किसके लिए निकालना है, कंप्लीट साइकिल के लिए। नाउ हीट प्रोड्यूस्ड इन वन कंप्लीट साइकिल, क्या कर दो, अच्छा ये स्मॉल हीट थे ना, DH लिखते हैं, क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन विल बी I0 साइन स्क्वेयर ओमेगा टी R dt, और डायमीटर कहाँ से कहाँ तक, कंप्लीट साइकिल है तो 0 से लेके t तक, तो हीट विल बी H विल बी इक्वल टू I0 कॉन्स्टेंट, I0 का स्क्वायर कॉन्स्टेंट, R कॉन्स्टेंट, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी dt 0 से t। अब मैं पहले तुम्हें साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करके दिखा देता हूँ, फिर यहाँ सीधा वैल्यू पुट करेंगे, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी dt 0 से t। अब एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है साइन स्क्वेयर एक्स का 1 माइनस कोस 2x बाई 2, तो साइन स्क्वेयर ओमेगा टी क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 dt। अब क्या करो, 1 बाई 2 dt अलग लिख लो, एंड माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 dt अलग लिख लो। नाउ 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t 0 से t, कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बाई 2 बाहर निकालो, कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा 0 से t, तो इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा t बाई 2 एंड माइनस 1 बाई 4 ओमेगा एंड साइन 2 ओमेगा की जगह क्या आएगा, 2 पाई बाई टी, अपर लिमिट पुट करो t एंड माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे साइन 0, तो t बाई 2 माइनस 1 बाई 4 ओमेगा, t से t कैंसिल, साइन 4 पाई दैट इज 0, साइन 0 इज 0, तो इसका आंसर क्या आ गया, t बाई 2। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t बाई 2। इस चीज़ को ध्यान रखना, इस चैप्टर में बड़ी बारिश होगा, इसमें डेरिवेशन करवा दिया, आगे डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, कि इसकी इंटीग्रेशन करवा दिया, आगे इंटीग्रेशन नहीं करवाऊंगा। तो हीट का फॉर्मूला क्या आ गया, I0 स्क्वेयर R इंटू में t बाई 2। ठीक है, अब इतनी हीट प्रोड्यूस हुई किसकी वजह से, AC की वजह से। अब मैं सपोज करता हूँ कि लेट IV बी द वर्चुअल वैल्यू बोल दो, RMS वैल्यू बोल दो, इफेक्टिव वैल्यू बोल दो, एक ही बात है, RMS वैल्यू ऑफ AC। नाउ हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम कितना, t, तो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी IV स्क्वेयर R इंटू टी। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हीट प्रोड्यूस क्या है, सेम है ना, ये हीट और ये हीट सेम है ना, तो I0 का स्क्वेयर R t बाई 2 एंड IV का स्क्वेयर R इंटू टी, कैंसल आउट हो गए, तो IV विल बी इक्वल टू I0 बाई रूट 2, तो दिस विल बी द वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC, तो IV विल बी इक्वल टू, जब इसको सोल्व करोगे 0.707 I0। अब ये ध्यान रखना, जो 0.707 I0 आई है, ये किसके लिए आई है, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एंड सेकंड चीज़ जब मेरा अल्टरनेटिव करंट था वो कैसे वेरी कर रहा था, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, सिर्फ इस सिचुएशन के लिए वैल्यू आई है। ठीक है, अब कई बार पेपर में पूछ लेता है अल्टरनेटिंग वैल्यू ऑफ करंट पूछा था, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज पूछ लेता है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी कुछ नहीं, इसकी वैल्यू बचेगी EV विल बी इक्वल टू E0 बाई रूट 2 सेम। ठीक है, फिर IV इज द वर्चुअल वैल्यू एंड I0 इज द पीक वैल्यू। ठीक है, तो इट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। अब मैंने याद है बताया था कि जो हमें 220 वोल्ट दिया होता है
कि हमारे घर में 220 वोल्ट एसी सप्लाई हो रही है, वो चीज़ क्या है, वो है हमारी आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वो कितनी है हमारी 220 वोल्ट। पीक निकालनी हो तो 220 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, √2 से, दैट विल बी पीक वैल्यू जो हमारे घर में वोल्टेज आ रही है। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड मीन वैल्यू ऑफ करंट। अब अगर पेपर में क्वेश्चन दिया हो कि एक अल्टरनेटिंग करंट है, उसकी वैल्यू 10 एम्पियर, कुछ मेंशन नहीं है, तो दैट इज आरएमएस वैल्यू। जो बाय डिफॉल्ट गिवन होगा दैट इज आरएमएस वैल्यू। अगर मेंशन है पीक वैल्यू तो दैट इज आई नोड। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो जो करंट मेंशन होगा दैट इज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट या आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है।